अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर फिजिक्स चैप्टर 12 का ये लेक्चर नंबर 5 जिसमें हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को सीखेंगे। लर्निंग आउटकम में मेन जो चीज़ है वो रेजिस्टिविटी को डिफ़ाइन करना और उसकी टेम्परेचर डिपेंडेंस को एक्सप्लेन करना है। तो इस लर्निंग आउटकम को हम सीखेंगे, साथ ही हम रेजिस्टेंस के ऊपर बात करेंगे। आगाज़ लेंगे रेजिस्टेंस से। अगरचे प्रीवियस लेक्चर में ओम्स लॉ जब हम सीख रहे थे तो उस दौरान रेजिस्टेंस पे बात की, लेकिन अलग से भी इसको डिस्कस करना ज़रूरी है ताकि एक बेहतर जो कंसेप्ट है वो डेवलप हो सके और फिर हम इस रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी के साथ रेफ़र कर सकें। तो स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस को डिफ़ाइन करें तो जैसा लास्ट लेक्चर में हमने ये सीखा कि जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो उन मूव करते हुए फ्लो करते हुए इलेक्ट्रॉन्स को आगे एटम, आइंस या मॉलिक्यूल्स के साथ कोलिजन्स का सामना करना पड़ता है, ऑपोजिशन का सामना करना पड़ता है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को जिस ऑपोजिशन का सामना करना पड़ता है, जिस ऑब्स्टेकल का सामना करना पड़ता है, उसको हम नाम देते हैं रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टेंस वो ऑपोजिशन है जो कंडक्टर ऑफर करता है टू फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे कंडक्टर में से, और ये हम जानते हैं कि कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन्स कब फ्लो करते हैं, जब आप कंडक्टर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हो, वोल्टेज अप्लाई कर देते हो, या कह लो कि बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हो, तो उस कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये जो मूव करते हुए, फ्लो करते हुए फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको सामने एटम से या आयन से या मॉलिक्यूल से कोलाइड करना पड़ता है क्योंकि वो इनके रास्ते में मौजूद हैं। तो इसका मतलब है इन इलेक्ट्रॉन्स को ऑपोजिशन का सामना करना पड़ता है, कोलिजन्स का सामना करना पड़ता है, जिसको हम नाम देते हैं रेजिस्टेंस का। एक्सप्लेनेशन में हम देखेंगे कि इस रेजिस्टेंस की रीज़न क्या है। अभी मैंने बात की भी, लफ्ज़ मैंने कोलिजन का बोला कि जो रेजिस्टेंस है उसकी वजह ये बनती है कि जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आइंस मौजूद हैं उस सब्सटेंस में, वो रास्ता रोकते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन से, ऑब्स्ट्रक्शन रुकावट को कहते हैं, रास्ता रोकना, ऑब्स्ट्रक्ट करना। तो जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, उन फ्लो करते हुए, मूव करते इलेक्ट्रॉन्स का रास्ता जो है वो आसान नहीं है। उनको रास्ते में जो एटम्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो आइंस हैं, उनसे कोलाइड करना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स उन फ्लोइंग, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, उनका रास्ता रोक रहे हैं। नतीजा ये निकलता है कि वो जो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उन एटम्स, मॉलिक्यूल्स या इनके साथ कोलाइड करते हैं, कोलिजन्स होती हैं। इस कोलिजन्स की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड है वो खासी कम हो जाती है और हमने उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नाम दिया था कि इलेक्ट्रॉन्स जब कोलाइड करते हुए एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो इलेक्ट्रॉन्स की वो वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। एनीवेज, तो जो रेजिस्टेंस की रीज़न निकली, फिर वो क्या निकली, कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस जो कि उस कंडक्टर के अंदर या उस मटेरियल के अंदर मौजूद है। और जब कोलिजन्स होती हैं तो ज़ाहिर है इसमें लॉस ऑफ एनर्जी भी होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट। और हम मटेरियल्स के हिसाब से बात करें तो कुछ मटेरियल्स हैं जो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफ़र करते हैं, कुछ मटेरियल्स हैं जो उतनी रेजिस्टेंस ऑफ़र नहीं करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप मेटल्स में देखें तो कुछ मेटल्स हैं जैसे सिल्वर है, कॉपर है, एलुमिनियम है, ये ऐसी मेटल्स हैं जो बहुत अच्छी कंडक्टर हैं। बहुत अच्छी कंडक्टर होने का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को जो रेजिस्टेंस ऑफर करती हैं, जो ऑपोजिशन ऑफर करती हैं, वो रिलेटिवली लो है एज़ कम्पेयर टू अदर मेटल्स एंड अदर कंडक्टर्स। जो नॉन कंडक्टर होते हैं या जो इंसुलेटर हैं, वो इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कोई इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर ही नहीं पाता, और हम कहते हैं कि जो करंट है वो करंट जो है वो प्रोड्यूस नहीं हुआ, ये करंट जो है वो फ्लो नहीं किया है थ्रू द इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर, क्योंकि उसे आगे से ऑपोजिशन या बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। जहाँ तक बात कंडक्टर्स की है तो उसमें कुछ गुड कंडक्टर्स हैं। गुड कंडक्टर्स में जैसे यहाँ 3 एग्जांपल आप देख सकते हो, सिल्वर, कॉपर और एल्यूमिनियम, जिनकी रेजिस्टेंस है लेकिन रिलेटिवली बहुत कम है। अब ऐसा यूनिट की बात करें रेजिस्टेंस का तो ओम्स लॉ हमें देखना पड़ेगा। ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर है। यहाँ से R को एक तरफ करने के लिए हमें क्या है कि I को दूसरी तरफ ले जाके डिवाइड कर देना होगा, तो R इक्वल्स टू V बाई आई हो गया। अब अगर आपको R का यानी रेजिस्टेंस का यूनिट निकालना है
तो राइट हैंड साइड पे V और I का आप यूनिट जो है वो पुट कर दो। V वोल्टेज है, उसका यूनिट पुट करो, SI यूनिट उसका जो है वो वोल्ट है। फिर I जो है वो करंट है और SI यूनिट जो करंट का है वो एम्पेयर है, वो पुट कर दो। तो फिर V ओवर A यानी वोल्ट ओवर एम्पेयर या वोल्ट्स पर एम्पेयर। ये जो वोल्ट्स पर एम्पेयर है इसको स्टूडेंट्स हम ओम कहते हैं, क्योंकि ओम्स लॉ में जो साइंटिस्ट हैं ओम, उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए हमने इस वोल्ट पर एम्पेयर को क्या नाम दे दिया, हमने इसको ओम का नाम दे दिया। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे फर्स्ट ईयर के अंदर आप सीख के आए हो कि न्यूटन जो है वो फोर्स का यूनिट है। तो फोर्स का यूनिट हमने न्यूटन क्यों रखा, क्योंकि न्यूटन को इज्जत देनी है, उसको उसके काम की वजह से ट्रिब्यूट पेश करना है। तो उसको हमने जो फोर्स का यूनिट है उसको न्यूटन कह दिया। लेकिन अगर उसको आप यूनिट्स में देखो तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये ऐसा यूनिट है फोर्स का, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको हम न्यूटन का नाम दे देते हैं। इसी तरह वोल्ट पर एम्पेयर को हम ओम का नाम दे देते हैं। तो ऐसा यूनिट जो रेजिस्टेंस का निकला फिर वो ओम निकला। इसका ओम का जो सिंबल है वो ग्रीक लेटर जो है वो ओमेगा, ये जो ग्रीक का अल्फ़ाबेट है ओमेगा इसको बोलते हैं। ये ओमेगा इज़ द साइन और सिंबल ऑफ द ओम, जो कि ओम ऐसा यूनिट है रेजिस्टेंस का जो कि इक्वल है वोल्ट पर एम्पेयर के। अब अगर आप एक ओम को डिफाइन करना चाहें, एक ओम को अगर आपको डिफाइन करना है तो आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 1 वैल्यू लानी है, रेजिस्टेंस 1 ओम अगर आपको लेके आनी है बच्चों, तो उसके लिए वोल्ट जो है वो 1 होना चाहिए, यानी पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का आपको अप्लाई करना है। जो करंट है वो 1 एम्पेयर जो है वो पास करना चाहिए, ऊपर भी 1 होगा नीचे भी 1 होगा, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 आंसर 1 आ जाएगा। तो हमने जब 1 एम्पेयर 1 ओम को डिफाइन करना है तो राइट हैंड साइड पे जो पैरामीटर्स हैं उनकी वैल्यू भी हमने यूनिट में ले लेनी है। तो 1 ओम को डिफाइन करें तो 1 ओम एक वायर की या कंडक्टर की वो रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस है कि जब उस वायर के अक्रॉस 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें और उस वायर या उस कंडक्टर में से 1 एम्पेयर का करंट पास हो, तो फिर हम कहते हैं कि उस वायर की जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम है। रिपीट कर रहा हूँ, एक वायर के लिए या एक कंडक्टर के लिए 1 ओम रेजिस्टेंस कब होगी, 1 ओम रेजिस्टेंस तब होगी जब उसके क्रॉस 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें और 1 एम्पेयर करंट पास हो, तो फिर उस कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम होगी। मैथमेटिकली अगेन आपको 1 ओम लाना है तो राइट हैंड साइड पे जो पैरामीटर्स हैं उनकी वैल्यू यूनिट्स में पुट करना होगी, यानी 1 में पुट करना होगी। तो वोल्ट जो है वो भी 1 और करंट जो है वो भी 1 एम्पेयर होगा, तो रिजल्ट जो है वो 1 ओम आ गया। फिर स्टूडेंट्स अगर फैक्टर्स देखे जाएं, रेजिस्टेंस जो है वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, तो ये बात आपसे एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है। तो डिफरेंट फैक्टर्स हैं, उसमें 4 मेजर फैक्टर्स जिनके ऊपर रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करती है। बाकी जो फैक्टर्स हैं वो इन्हीं चारों के अंदर ही छुपे हुए हैं। तो ओवरऑल ये 4 फैक्टर्स हैं। इन 4 फैक्टर्स में सबसे पहले जो है वो लेंथ है, कि जो कंडक्टर है उसकी लेंथ कितनी है। तो जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप इसकी वजह तलाश करें तो आप सोच सकते हो कि एक जो छोटा कंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रॉन्स को, यानी छोटे से मतलब जिस एक शॉर्ट लेंथ कंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रॉन्स को थोड़े मॉलिक्यूल से या आयन से या एटम से कोलाइड करना पड़ेगा। और अगर रिलेटिवली एक लॉन्गर या लेंथी कंडक्टर है, वायर है, तो उसमें उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा एटम्स या मॉलिक्यूल से कोलाइड करना पड़ेगा। तो चूँकि नंबर ऑफ कोलिजन्स लॉन्गर या लेंथियर जो वायर होगी या कंडक्टर होगा अगर वो लंबा है तो फिर जो इलेक्ट्रॉन्स उनको ज़्यादा कोलिजन्स करना पड़ेंगी, क्योंकि ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, ज़्यादा एटम्स होंगे, ज़्यादा कोलिजन्स होंगी, तो रेजिस्टेंस भी फिर ज़्यादा होगी। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर ऑफ द और द वायर। अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि लेंथ आप यहाँ पे कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करो या स्मॉल एल से, दोनों चलेंगे। देन अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात की जाए तो स्टूडेंट्स जो रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर के, इन्वर्स है रेजिस्टेंस टू द एरिया ऑफ द कंडक्टर। दूसरे लफ्ज़ों में अगर एक बारीक वायर है या कंडक्टर है और उतनी ही लेंथ का उसके बराबर लेंथ का एक आप कह लो कि वाइडर या बड़े डायमीटर का या एक वाइड वायर है जिसका डायमीटर ज़्यादा है, क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है, तो अब दोनों में से दोनों की लेंथ तो बराबर है,
लेंथ बराबर है तो अब रेजिस्टेंस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही है, अब रेजिस्टेंस उसके एरिया के ऊपर डिपेंड कर रही है। जो जो वायर है, वो जो कंडक्टर है, सिलेंड्रिकल कंडक्टर ये वायर, तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, जो एरिया है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस। अगर इसकी रीज़न तलाश करें तो रीज़न इसकी ये बनती है स्टूडेंट्स के जब एरिया ज़्यादा होगा, ब्रॉड होगा, तो ज़ाहिर है इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के अल्टरनेट पाथ्स मिल जाएंगे। तो जब अल्टरनेट पाथ्स मिल जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के, जहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ आइंस या नंबर ऑफ मालिक्यूल्स कम होंगे तो कुलियंस कम होंगी, रेजिस्टेंस कम होगी। सादा लफ्ज़ों में इसको समझना चाहें तो आप इसको यूँ देख लो कि अगर 50 आदमी जो हैं वो एक तंग गली से गुजरते हैं तो उन 50 का एक साथ उस तंग गली में से गुजरना, उनके आपस में जो कंधे हैं एक दूसरे को लगेंगे, मुश्किल से गुजरेंगे। और वही अगर 50 आदमी एक खुली जो गली है, एक खुला रास्ता है काफ़ी वाइड, उसमें से गुजरते हैं तो आराम सुकून से टहलते टहलते एक दूसरे से फासला रखते हुए वो आराम सुकून से गुजर जाएंगे। यही चीज़ यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स अगर डायमीटर ज़्यादा है या क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है कंडक्टर का या वायर का, तो इलेक्ट्रॉन्स को एटम्स, आइंस या मॉलिक्यूल्स के साथ कुलियंस कम मिलेंगी क्योंकि गैप्स ज़्यादा होंगे और इजीली इलेक्ट्रॉन्स विद लेस नंबर ऑफ कुलियंस वो मूव कर जाएंगे। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसके अलावा दो और फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। एक है नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल में ये है कि वो कंडक्टर है तो वो किस टाइप के पार्टिकल से बना है। मिसाल के तौर पे अगर आप एक ही डायमीटर यहाँ पे देख लें, डायमीटर और लेंथ सेम रख लेते हैं, अगेन ये एक और ले लेते हैं जिसमें डायमीटर और लेंथ सेम रख लेते हैं, तो या आप इसको कह लो कि क्रॉस सेक्शन एरिया और लेंथ सेम रख ली, डायमीटर से बेटर है कि एरिया की टर्म आप यूज़ करो। तो इन दो कंडक्टर्स हैं हमारे पास, एक को 1 कह देते हैं, एक को 2 कह देते हैं स्टूडेंट्स। दोनों की जो लेंथ है वो इक्वल है, यानी L1 इक्वल टू L2 हो गई। देन दोनों का जो एरिया है वो इक्वल है, A1 इक्वल टू A2 हो गया। लेकिन क्या दोनों की जो रेजिस्टेंस है वो बराबर होगी? क्या R1 R2 के इक्वल होगा? अगर ये दोनों मटेरियल्स, ये दोनों कंडक्टर डिफरेंट मटेरियल्स के बने हैं, मिसाल के तौर पे ऊपर वाला जो कंडक्टर है फ़र्ज़ कर लो वो कॉपर का है और नीचे वाला जो कंडक्टर है वो आयरन का है, Fe फॉर आयरन। तो स्टूडेंट्स दोनों का एरिया सेम है, दोनों की लेंथ सेम है, लेकिन क्या कॉपर और आयरन के बने हुए इन दोनों कंडक्टर की रेजिस्टेंस सेम होगी? तो जवाब है कि दोनों की रेजिस्टेंस जो है वो इसके बावजूद इक्वल नहीं होगी, सेम नहीं होगी। अगरचे लेंथ बराबर है, अगरचे क्रॉस सेक्शनल एरिया बराबर है, फिर भी दोनों की रेजिस्टेंस इक्वल नहीं होगी। अगर आप टेम्परेचर भी इक्वल रख लो ना, टेम्परेचर का भी एक फैक्टर है, अभी उस पर बात करते हैं। टेम्परेचर भी आप बराबर रख लो, जो कंडक्टर 1 का टेम्परेचर है वही कंडक्टर 2 का टेम्परेचर ले लो, दोनों सेम टेम्परेचर पे मौजूद हैं। ये तीनों फैक्टर्स अगर आप बराबर भी कर लेते हो, एक जैसे कर लेते हो, इसके बावजूद अगर वो कंडक्टर्स या वो जो वायर्स डिफरेंट मटेरियल्स की बनी है तो उनकी जो रेजिस्टेंस है वो इक्वल सेम नहीं हो सकती है, क्योंकि उन दो कंडक्टर्स की जो नेचर है, जो उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जो मटेरियल्स हैं, वो डिफरेंट है। तो इस तरह से फिर हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। और चौथा जो फैक्टर है वो टेम्परेचर का है स्टूडेंट्स। जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये लास्ट में हम देखेंगे जो रेजिस्टेंस है और रेजिस्टिविटी है वो किस तरह से टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती हैं, लेकिन रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ता है काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, कुलियंस बढ़ेंगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, मसलन सेमी कंडक्टर्स की बात करेंगे, सुपर कंडक्टर्स की बात करेंगे। तो सेमी कंडक्टर और सुपर कंडक्टर्स में जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती टेम्परेचर के, बल्कि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है। यानी इन केस ऑफ सेमी कंडक्टर्स टेम्परेचर बढ़ाएं तो रेजिस्टेंस कम होती जाती है। लेकिन अगर कंडक्टर्स के लिए बात करें, यहाँ पे ऊपर आप स्टार लगा सकते हो, अगर कंडक्टर्स के लिए बात करें तो कंडक्टर्स के लिए जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। तफसील जो है वो अलग से इसी लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अब किसी भी स्पेसिफिक मटेरियल के लिए अगर आप बात करना चाहते हैं, कोई स्पेसिफिक मटेरियल जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे, जब हम बात करें ना कि स्पेसिफिक मटेरियल, तो उसका मतलब है कि हमने कोई एक सेलेक्ट कर लिया। हम
जो कंडक्टर ले रहे हैं वो या तो कॉपर का ले रहे हैं या आयरन का, कोई एक लेना है, क्योंकि वर्ड हमने स्पेसिफिक मटेरियल यूज़ किया। तो फ़र्ज़ कर लो कॉपर का आपने जो कंडक्टर है या वायर है वो ले ली, तो अब एक ही मटेरियल आ गया। फिर टेम्परेचर भी आप कांस्टेंट कर लो, टेम्परेचर भी आपने कांस्टेंट कर लिया, यानी वो कॉपर जो है फ़र्ज़ कर लो उसको आपने 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रख लिया है और 30 से ऊपर आपने टेम्परेचर नहीं जाने देना या नीचे नहीं आने देना, आपने 30 पे ही मेंटेन करना है। तो कॉपर का रॉड है, कॉपर का कंडक्टर है, 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मौजूद है, तो फिर दो फैक्टर्स तो अलग हो गए ना, दो फैक्टर्स तो कांस्टेंट हो गए। जब आपने स्पेसिफिक मटेरियल ले लिया तो नेचर वाला फैक्टर जो है वो माइनस कर लो, फिर आपने जब उसको कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर रख लिया तो फिर इसका मतलब है कि टेम्परेचर और फैक्टर भी माइनस कर लो, पीछे दो फैक्टर्स बच गए, उनको मैथमेटिकली हम फिर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दो फैक्टर्स में आर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ थी, तो उन दोनों को लेंथ और एरिया को मिलाएं तो लेंथ और एरिया में लेंथ ऊपर रहेगा क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया नीचे रहेगा क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। फिर इस प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में बदलें स्टूडेंट्स, तो हमें एक कांस्टेंट यूज़ करना पड़ेगा। जो कांस्टेंट हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ये जो पी की तरह आपको नज़र आ रहा है, इसको रॉ बोलते हैं, RHO रॉ, ये ग्रीक लेटर है और इसका एक स्पेसिफिक नेम है और इसको रेजिस्टिविटी हम इसका जो नाम है वो रेजिस्टिविटी है, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे रॉ एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसको रेजिस्टिविटी कहते हैं या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। इसका मतलब है कि दो नाम हो गए रॉ के, या तो आप इसको रेजिस्टिविटी बोलोगे या आप इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलोगे। तो ये हमने देख लिया कि रेजिस्टेंस क्या है, उसके रीज़न क्या है, उसके फैक्टर्स क्या हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं रेजिस्टिविटी पे, क्योंकि इस डेरिवेशन में, इस मैथमेटिकल रिलेशनशिप में हमने रेजिस्टिविटी को इंट्रोड्यूस करवा लिया है। तो आर और रेजिस्टिविटी को मिला के हमने बात करनी है। आर यानी रेजिस्टेंस हमने देख लिया, अब हम रेजिस्टिविटी पे बात करेंगे और आखिर में दोनों को मिलाकर भी बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हमने बात करनी है रेजिस्टिविटी के ऊपर, जिसको कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, और सबसे पहले इसको डिफ़ाइन करना है। अगर रेजिस्टिविटी को हमने डिफ़ाइन करना है तो इसको डिफ़ाइन करेंगे, जो ऊपर मैथमेटिकल फॉर्म हमने निकाली है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की, इसको लेके इस फार्मूले में गौर करें तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रॉ और इनटू L/A। तो चले हम एक ख़ास कंडक्टर लेते हैं, एक ऐसा कंडक्टर लेते हैं जिसकी लेंथ हम कहते हैं कि लेंथ 1 मीटर है और उस कंडक्टर का जो एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर है। तो ये दोनों वैल्यूज़ पुट करते हैं और देखते हैं कि भाई फिर आंसर हमारा क्या निकलता है। तो आर उसी तरह रहेगा, जो रॉ है उसको भी उसी तरह रहने दें और वैल्यूज़ आप पुट कर दें। लेंथ की वैल्यू 1 मीटर पुट करें और स्टूडेंट्स नीचे जो एरिया है उसकी वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर आप पुट कर दो। आंसर आप निकालोगे तो आप देखो कि जो 1 डिवाइडेड बाय 1 है, 1 डिवाइडेड बाय 1 आंसर 1 आएगा। उस 1 को रॉ से मल्टीप्लाई करें तो रॉ इंटू 1 इज इक्वल टू रॉ। इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस इक्वल टू रॉ आ जाएगा। और साथ मीटर को देख लो तो ऊपर वाला 1 मीटर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो साथ हम पर मीटर यूनिट लिख सकते हैं साथ, लेकिन आप पर मीटर को इग्नोर करके फ़िलहाल ये देखें कि रेजिस्टेंस आर इक्वल टू रॉ आ गया। अब यहाँ पे हमने डिफ़ाइन करना है रॉ को, यानी रेजिस्टिविटी को। तो स्टूडेंट्स अगर रेजिस्टिविटी को आप डिफ़ाइन करना चाहें, रॉ को डिफ़ाइन करना चाहें, तो आप कह सकते हैं कि रॉ इज़ इक्वल टू आर, रेजिस्टिविटी इज़ इक्वल टू रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के इक्वल कब आई? जब आपने ये कंडीशन पूरी की। कंडीशन क्या पूरी की कि आपने एक ऐसा कंडक्टर लिया जिसकी लेंथ 1 मीटर थी, जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर था। तो एक ऐसा कंडक्टर जिसकी लेंथ 1 मीटर हो, एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, ऐसा कंडक्टर जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसको रेजिस्टिविटी कहते हैं, क्योंकि इस सूरत में जो रॉ है इक्वल टू आर आ जाता है, रेजिस्टिविटी इक्वल टू रेजिस्टेंस आ जाती है। तो फिर हम डिफाइन करते हैं कि रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस है एक ऐसे कंडक्टर की जो कि 1 मीटर लॉन्ग है, जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है। अब आप डेफिनेशन देखें। पहली डेफिनेशन के स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी एक मटेरियल की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या एक मटेरियल की रेजिस्टिविटी
असल में एक कंडक्टर की ये रेजिस्टेंस है, एक ऐसे कंडक्टर की ये रेजिस्टेंस है जिसकी लेंथ 1 मीटर हो और जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो। तो ऐसे कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है उसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी का नाम देते हैं। एक और तरीके से भी हम डिफाइन कर सकते हैं रेजिस्टिविटी को, वो ऐसे है कि आप कंडक्टर को पहले बना लें और यहाँ पे देखें कि हम कह रहे हैं कि कंडक्टर की जो लेंथ है एक एंड से दूसरे एंड तक वो स्टूडेंट इक्वल टू 1 मीटर, जैसे ऊपर हमने उसको लिखा, दोबारा लिख लेते हैं 1 मीटर है। फिर हम कहते हैं कि उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है स्टूडेंट्स, उस ए की जो वैल्यू है वो 1 मीटर स्क्वायर है। तो अब इन दोनों जो डायमेंशंस हैं इनको आप मल्टीप्लाई करके एक सिंगल डायमेंशन लेके बात कर सकते हैं, बजाय ये कि आप रेजिस्टिविटी डिफाइन करते वक्त लेंथ और एरिया दोनों का जिक्र करें। आप किसी एक चीज़ का जिक्र कर सकते हैं, इन दोनों को मिला के एक नई डायमेंशन बनाएं और उसको लेके बात कर लें। कैसे? मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे एरिया और लेंथ दोनों की बात हो रही है, तो मैं अगर एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे एक और क्वांटिटी मिल जाएगी जिसको कि वॉल्यूम कहते हैं। एरिया इंटू लेंथ इज इक्वल टू वॉल्यूम, और देखते हैं कि कितना वॉल्यूम आता है। एरिया की वैल्यू पुट करो 1 मीटर स्क्वायर है, लेंथ की वैल्यू जो है वो 1 मीटर है, तो आप देखो कि फिर कितना वॉल्यूम निकलता है। 1 इंटू 1 आंसर 1 रहेगा, मीटर स्क्वायर इंटू मीटर ये मीटर क्यूब हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे पास वॉल्यूम आया 1 क्यूबिक मीटर। तो अब जो पहले मैं रेजिस्टिविटी को डिफाइन करते वक्त ये कह रहा था कि रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस है एक ऐसे कंडक्टर की कि जिसकी लेंथ 1 मीटर हो, जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो। अब मैं एक नए अंदाज से उसी रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो मैं फिर कहूँगा कि जो रेजिस्टिविटी है ये रेजिस्टेंस है पर क्यूबिक मीटर, क्योंकि जब मैंने वही कंडीशंस 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर एरिया, जब वही वैल्यूज़ मैंने पुट की तो मेरे पास वॉल्यूम जो है वो 1 क्यूबिक मीटर आया। तो मैं कह सकता हूँ कि पर क्यूबिक मीटर यानी 1 क्यूबिक मीटर में पर क्यूबिक मीटर में जो रेजिस्टेंस है दैट इज नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। तो बात वही है, अल्फाज बदल गए हैं, क्योंकि जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है या रेजिस्टिविटी है ये क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल इन 1 क्यूबिक मीटर या पर क्यूबिक मीटर जो रेजिस्टेंस है इज नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और द रेजिस्टिविटी। स्टूडेंट्स अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखें डिफाइन करने के बाद, तो जो ऊपर डेरिवेशन हमने देखी है वही डेरिवेशन दोबारा से हम निकालेंगे और उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे। अगर आपने रेजिस्टिविटी को एक्सप्लेन करना है तो उसके लिए आप एक कंडक्टर जो है वो कंसिडर करें कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर, क्योंकि बाकी जो फैक्टर्स हैं वो कांस्टेंट होने चाहिए। तो एक स्पेसिफिक मटेरियल का आप एक कंडक्टर लें कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर, जिसकी लेंथ 1 मीटर हो और जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो। जैसे कि यहाँ आप फिगर में देख सकते हैं कि लेंथ 1 मीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर। तो ख़ास टेम्परेचर पे ख़ास मटेरियल का ये ऐसा कंडक्टर आप ले लें। फिर हम जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो इस कंडक्टर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, तो R इंटू या R प्रोपोर्शनल टू लेंथ हो जाएगा। एरिया के लिए भी हमने बात की कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो R इन्वर्स टू एरिया हो जाएगा। दोनों रिलेशनशिप को कंबाइन करें, स्पेसिफिक टेम्परेचर स्पेसिफिक मटेरियल के लिए लेंथ और एरिया को कंबाइन करें, तो ऊपर भी हमने इस डेरिवेशन को देखा कि R प्रोपोर्शनल टू L बाई A, और फिर इक्वालिटी यहाँ पे लाएंगे तो क्या आ जाएगा? रॉ आ जाएगा, और रॉ को हम क्या नाम देते हैं? रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये डेरिवेशन ऑलरेडी ऊपर कर चुके। अब क्या करना है? हमने सिर्फ इसको मॉडिफाई कर लेना है, अलग कर लेना है। तो अगर इसको आप अलग करते हैं तो A को दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई करो और लेंथ को दूसरी तरफ ले जाकर डिवाइड कर दो, तो रॉ इक्वल्स टू आर ए बाई एल, क्योंकि ए आर से मल्टीप्लाई बनेगा, जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आर ए, एल जाकर डिवाइड होगा तो डिवाइड बाई एल, तो रॉ इज इक्वल टू आर ए बाई एल। अगेन आप स्टूडेंट्स वही वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो कि यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू पुट करो और जो लेंथ है वो 1 मीटर पुट करो, तो जो रॉ है रेजिस्टिविटी वो इक्वल टू रेजिस्टेंस आ जाएगी। कब? जब एक वायर जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ 1 मीटर हो, तो ऐसी वायर, ऐसा कंडक्टर जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसको रेजिस्टिविटी का नाम देते हैं। तो स्पेसिफिक डायमेंशंस को लेके आपने महसूस किया कि जो रेजिस्टिविटी को हम डिफाइन कर रहे हैं
वो स्पेसिफिक डायमेंशंस को ले रहे हैं। ये डायमेंशन ही तो है, हम कह रहे हैं कि एरिया 1 मीटर स्क्वायर होने चाहिए, लेंथ 1 मीटर होनी चाहिए, या वॉल्यूम लेके बात करें तो हम कह रहे हैं पर क्यूबिक मीटर। तो ये स्पेसिफिक डायमेंशंस को लेके जब हम रेजिस्टेंस को डिफाइन करते हैं तो इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स अगर इसका ऐसा यूनिट देखें रेजिस्टिविटी का, तो उसके लिए आपको जो है वो दोबारा से फार्मूला लिखना है, उसमें से निकालना है इसका यूनिट, और आपको पता चलेगा कि रेजिस्टिविटी का यूनिट जो है वो ओम मीटर निकलेगा। जैसे मैंने कहा कि आप फार्मूला लिखें, रॉ इज इक्वल टू आर ए बाई एल। तो अगर आपको रॉ का यूनिट निकालना है तो आर का यूनिट पुट करना है, ए का यूनिट पुट करना है और नीचे एल का यूनिट पुट करना है। तो स्टूडेंट्स जो आर है वो रेजिस्टेंस है, उसका यूनिट ओम है, ए एरिया है उसका यूनिट मीटर स्क्वायर है, नीचे लेंथ एल लेंथ है उसका यूनिट मीटर है। तो अब आप देखो कि नीचे से 1 मीटर ऊपर, दो में से एक कैंसिल हो गया, 1 मीटर ऊपर बच गया, तो ओम मीटर। तो जो यूनिट निकलेगा ऐसा यूनिट निकलेगा रेजिस्टिविटी का या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का, वो ओम मीटर है। अब डिफरेंट मटेरियल्स को लेके हम बात करें कि क्या सारे मटेरियल्स की रेजिस्टिविटी एक जैसी है, तो नहीं, डिफरेंट मटेरियल्स की रेजिस्टिविटी जो है वो डिफरेंट है। तो उसमें कुछ मटेरियल्स हैं जिनकी रेजिस्टिविटी कम होती है, कुछ मटेरियल्स हैं जिनकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है। बहरहाल अगर डिफरेंट मटेरियल्स हैं तो रेजिस्टिविटी डिफरेंट होगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी वो डिपेंड कर रही है स्टूडेंट्स जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं मटेरियल के, या आप कह लो नेचर ऑफ मटेरियल। तो जो रेजिस्टिविटी है मेटल्स की और अलॉयज़ की, अगर उनकी बात करें तो ये रिलेटिवली कम होती है। यही वजह है कि जो अलॉयज़ हैं या मेटल्स हैं उनकी रेजिस्टिविटी कम है, लिहाजा ये गुड कंडक्टर हैं करंट के, या आप कह लो कि ये इलेक्ट्रॉन्स को स्मॉल रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं। फिर अगर आप इंसुलेटर्स की बात करो तो जो रेजिस्टिविटी है इंसुलेटर्स की वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम कहते हैं कि इंसुलेटर्स जो हैं वो करंट कंडक्ट नहीं करते हैं, या दे आर बैड कंडक्टर ऑफ द करंट। और इसी तरह एक और टाइप है मटेरियल की जिनको हम सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। तो सेमीकंडक्टर्स की जो रेजिस्टिविटी है वो इंटरमीडिएट है, दरमियान में है, यानी जो हमारे पास इंसुलेटर्स हैं, इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा, और जो कंडक्टर्स हैं उनकी रेजिस्टिविटी सबसे कम, और जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनकी रेजिस्टिविटी दरमियान में, बिटवीन द कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। अब लास्ट पे हम रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को मिला के बात कर लेते हैं। ज़ाहिर दोनों एक दूसरे के ऊपर लिंक कर रही हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही हैं। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी जुड़ी हैं, फार्मूला भी आपने दोनों का देखा। मिसाल के तौर पे R इक्वल्स टू रॉ करें तो साथ आता है L बाई ए, और अगर हम रॉ को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएं तो फिर जो फार्मूला बनता है वो हमारे पास बनता है स्टूडेंट्स, R राइट हैंड साइड पे आ गया, ए ऊपर चला जाएगा और एल जो है वो नीचे चला जाएगा। इन एल बाई ए को आर की तरफ लेके जाएं तो इन्वर्स हो जाएंगे, ए ऊपर आ जाएगा, एल नीचे आ जाएगा। दोनों सूरतों में देखो कि आर रॉ के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है, आर इक्वल टू रॉ और सम फैक्टर साथ आ रहा है, इसी तरह रॉ इक्वल टू आर इंटू सम फैक्टर ए बाई एल। तो जो दोनों रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन फ़र्क है, दोनों सेम चीज़ नहीं है। तो दोनों सेम चीज़ तब आते हैं जब आप ख़ास कंडीशंस मीट करते हैं। आप कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी है वो इक्वल है, लेकिन उसके लिए आपको वो कंडीशंस डिफाइन करना पड़ेंगी। वो कंडीशंस क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट हो, स्पेसिफिक मटेरियल हो, और वो जो कंडक्टर है उसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर और उसकी लेंथ 1 मीटर हो। ये जो स्पेसिफिक कंडीशंस हैं, इन स्पेसिफिक कंडीशंस पे जो रेजिस्टिविटी है वो रेजिस्टेंस के इक्वल होती है, और इन्हीं स्पेसिफिक कंडीशंस को लेके हम रेजिस्टिविटी को डिफाइन भी करते होते हैं। लेकिन दोनों बहरहाल सेम चीज़ नहीं है, अगरचे जुड़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी दोनों की जो एप्लीकेशंस हैं, दोनों का जो स्कोप है वो डिफरेंट है। तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को मिला के बात करें तो स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस क्या है? किसी वायर के लिए जब हम उस वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, उस वायर से या उस कंडक्टर से जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को जिस अपोजिशन का सामना करना पड़ता है, उस अपोजिशन को हम रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। तो दूसरे लफ्ज़ों में रेजिस्टेंस जो है किसी वायर की स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक है। रेजिस्टेंस इज़ द करेक्टरिस्टिक
ऑफ ए पार्टिकुलर वायर, कोई एक वायर लेके, कोई एक स्पेसिफिक कंडक्टर लेके आप कहते हो कि ये वायर इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को जो अपोजिशन काज करेगी उसको रेजिस्टेंस बोलेंगे। लेकिन रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी वो वजह है, वो काज है जिसकी वजह से वो वायर जो है वो बिहेव करती है ऐसा। यानी आप कह सकते हो कि रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी है मटेरियल की, जिस मटेरियल से वो वायर जो है वो कंस्ट्रक्ट हुई है, ये वायर जो है वो बनी है। सिंपल लफ्ज़ों में आपको बताऊं तो जो रेजिस्टेंस है वो प्रॉपर्टी है वायर की, और जो रेजिस्टिविटी है वो प्रॉपर्टी है मटेरियल की, जिस मटेरियल से वो कंडक्टर बना है। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को, दो फैक्टर्स हैं, एक रेजिस्टेंस एक रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है, करेक्टरिस्टिक है उस वायर की या कंडक्टर की जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है। और रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी है, करेक्टरिस्टिक है उस मटेरियल की जिससे वो कंडक्टर बना है। तो दोनों का जो स्कोप है वो डिफरेंट हुआ। रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी हुई वायर की और रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी हुई उस मटेरियल की जिससे वो वायर बनी है। इसको एक और अंदाज से भी हम पुट कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ऑलरेडी ऊपर बात भी की थी। आप दो कंडक्टर्स ले लो, दो वायर्स ले लो, उन दो वायर्स का जो मटेरियल है वो डिफरेंट होना चाहिए। मटेरियल एक कॉपर की है तो एक आयरन की, जैसे ऊपर बात की थी। दोनों की लेंथ सेम ले लो, दोनों का एरिया सेम ले लो, दोनों को सेम टेम्परेचर पे प्लेस कर लो, तो एरिया सेम होने से, लेंथ सेम होने से क्या वो जो दो वायर्स हैं और उनका टेम्परेचर भी सेम हो गया तो क्या उनकी रेजिस्टेंस बराबर आ जाएगी? उनकी रेजिस्टेंस इसके बावजूद सेम नहीं आएगी। अगरचे लेंथ सेम है, टेम्परेचर सेम है, एरिया सेम है, इसके बावजूद दो जो वायर्स हैं जो डिफरेंट मटेरियल्स की बनी हैं उनकी रेजिस्टेंस जो है वो सेम नहीं होगी। इसका मतलब है कोई और फैक्टर है ना जो फ़र्क डाल रहा है। वो फैक्टर क्या है? वो फैक्टर मटेरियल है, नेचर ऑफ द मटेरियल है। तो यही तो हम कह रहे हैं कि जो रेजिस्टिविटी है वो उस मटेरियल के ऊपर डिपेंड कर रही है, उस मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो आप कह सकते हो कि दो वायर्स जिनकी लेंथ सेम, जिनका टेम्परेचर सेम, जिनका एरिया सेम, इसके बावजूद उनकी रेजिस्टेंस अलग है क्योंकि उन दोनों की रेजिस्टिविटी अलग है। रेजिस्टिविटी क्यों अलग है? क्योंकि उन दो कंडक्टर्स, उन दो वायर्स का मटेरियल अलग है। मटेरियल क्यों अलग है? क्योंकि उनके पार्टिकल्स डिफरेंट हैं। रिपीट करूंगे इस बात को स्टूडेंट्स, दो वायर्स जो सेम टेम्परेचर पे मौजूद हैं, सेम लेंथ है, सेम एरिया है, इसके बावजूद उनकी रेजिस्टेंस सेम नहीं होगी। रीज़न? क्योंकि उन दो वायर्स की रेजिस्टिविटी अलग है। रेजिस्टिविटी क्यों अलग है? क्योंकि उन दो वायर्स का जो मटेरियल है वो अलग है। मटेरियल अलग क्यों है? क्योंकि उन दो वायर्स का जो बिल्डिंग ब्लॉक्स, पार्टिकल्स हैं, जो एटम्स हैं, ये मालिक्यूल्स हैं, जो आयंस हैं, वो डिफरेंट है। तो रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी हुई मटेरियल की और रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी हुई उस वायर की जिसको हम लेके बात कर रहे हैं। तो आई होप कि ये डिफरेंस आपको समझ आया होगा। इन दोनों में रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी आपस में लिंक्ड कैसे हैं और दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। अब तीसरे नंबर पे स्टूडेंट्स हमने डिफाइन करना है, डिस्कस करना है टेम्परेचर कोफिशिएंट को। टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी का तो दोनों की डेरिवेशन तकरीबन एक ही जैसी है, दोनों की जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो भी एक ही जैसी आती है, इसलिए इसको एक ही साथ डिस्कस किया जा सकता है, एक ही साथ डिस्कस करना चाहिए। और फिर अगर आप टेम्परेचर कोफिशिएंट की एडिंग नहीं बनाना चाहते तो आप एडिंग बना सकते हैं जी, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस और द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। ऊपर जब फैक्टर्स देख रहे थे तो हमने बात की कि जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फॉर दी कंडक्टर्स। कंडक्टर्स को लेके बात हो रही है, कंडक्टर्स को। तो जो कंडक्टर्स हैं उनको लेके हम बात करें तो हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और अगर जनरल बात करें कंडक्टर को और सेमी कंडक्टर और सुपर कंडक्टर और इंसुलेटर, इनको इग्नोर करके जनरल बात करें तो फिर हम यूं कहेंगे कि रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। और यूजली कंडक्टर्स के लिए जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ती है। तो 1 डिग्री का टेम्परेचर बढ़ाया, पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, 1 डिग्री का टेम्परेचर आप बढ़ाते हो, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस में कितना इंक्रीज आता है? इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर ओम, यानी जो उसकी ओरिजिनल रेजिस्टेंस है वो ओम में ली है, उस ओरिजिनल रेजिस्टेंस को रेफ़र करते हुए, उसको रेफरेंस बनाते हुए, उस ओरिजिनल रेजिस्टेंस के हिसाब से, लाइक उस ओरिजिनल रेजिस्टेंस को RO हम कह दें,
तो उस RO में पर ओम कितना इजाफा हुआ, उसमें 1 ओम का इजाफा हुआ 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने से, या 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने से उसमें 1.5 ओम का इजाफा हुआ, या 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने से उसमें 2 ओम्स का इजाफा हुआ, या 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने से उसमें 3 ओम्स का इजाफा हुआ। तो ओरिजिनल रेजिस्टेंस में पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर से कितनी रेजिस्टेंस का इजाफा हुआ है, कितनी रेजिस्टेंस का चेंज आया है, दैट इज़ नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, और इसको अल्फ़ा से इंडिकेट करते हैं। आप इसको टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी का भी नाम दे सकते हैं, रेजिस्टेंस वर्ड हटा कर रेजिस्टिविटी लिख सकते हैं। तो दोनों की जो मैथमेटिकल फॉर्म है आप देखोगे कि एक ही जैसी आती है। तो डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस हम टेम्परेचर कोफिशिएंट को निकालते हैं। इसके लिए कुछ कंडीशंस हम मार्क कर लेते हैं। हम कहते हैं कि एक कंडक्टर को कंसिडर करें जिसकी कि ओरिजिनल रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर RO है। 0 डिग्री सेल्सियस ये इनिशियल टेम्परेचर हो गया हमारा रेफरेंस टेम्परेचर, और उसके ऊपर जो उसकी रेजिस्टेंस है उसको हम RO से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये उसकी इनिशियल रेजिस्टेंस है, ये उसकी ओरिजिनल रेजिस्टेंस है, या आप कह लो कि ये रेजिस्टेंस है एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो बाद में हमने चूँकि उसका टेम्परेचर बढ़ा के टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस कर लेना है, तो उसके ऊपर रेजिस्टेंस उसकी डिफरेंट होगी। तो फ़र्ज़ करते हैं कि T डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो RT है। तो इस तरह 2 टेम्परेचर ले लिए, 2 टेम्परेचर के ऊपर जो रेजिस्टेंस मौजूद है उसको भी हमने मार्क कर लिया। अब हम फैक्टर्स की तरफ आते हैं और डेरिवेशन की तरफ आते हैं। स्टूडेंट्स, अब जो रेजिस्टेंस है उसमें कितना इजाफा आएगा, टेम्परेचर बढ़ रहा है, 1 डिग्री का राइज किया, 2 डिग्री का राइज किया, तो रेजिस्टेंस में कितना चेंज आ रहा है, कितना इजाफा हो रहा है, ये 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। एक है कि इनिशियल रेजिस्टेंस कितनी है, जितनी इनिशियल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उसमें उतना ही ज़्यादा इजाफा होगा। इसको याद रखने के लिए आप बैंकिंग सेक्टर को लेके एक बात देख सकते हो। आप सभी बच्चों को पता है कि कुछ लोग जो हैं वो बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाते हैं और उसके ऊपर उनको जो मुनाफा मिलता है, जो प्रॉफिट मिलता है, ये तो वैसे थोड़ी अच्छी टर्म है कि प्रॉफिट मिलता है, वैसे तो वो एक तरह का सूद है और सूद तो जो है वो हराम है, लेकिन एनी हाउ हमारी सोसाइटी में ये चीज़ एग्जिस्ट करती है और हम इसको मिसाल के तौर पे ले के ये चीज़ रख सकते हैं। एक बंदा है जिसने बैंक के अंदर जो है वो 5 लाख जो है वो रुपया डिपॉजिट करवाया है, तो 5 लाख के ऊपर उसको प्रॉफिट जो है वो उसकी अपनी वैल्यू के हिसाब से मिलेगा। एक बंदा जिसने बैंक में 5 करोड़ जो है वो जमा कराया है, तो उसको जो इजाफा मिलेगा, जो प्रॉफिट मिलेगा, वो 5 करोड़ के हिसाब से मिलेगा। तो उसको इसके साथ रेजिस्टेंस के साथ लिंक करके आप याद रख सकते हो कि इनिशियल रेजिस्टेंस जो है उसकी जितनी ज़्यादा होगी कंडक्टर की, टेम्परेचर बढ़ने से उसमें इजाफा भी उसी के हिसाब से होगा। तो जो चेंज इन रेजिस्टेंस है या इंक्रीज इन रेजिस्टेंस है RT माइनस RO, उसकी बाद वाली रेजिस्टेंस RT, बड़ी रेजिस्टेंस RT बड़े टेम्परेचर पे, और छोटे टेम्परेचर पे उसकी इनिशियल रेजिस्टेंस RO। तो बड़ी रेजिस्टेंस में से छोटी रेजिस्टेंस हम माइनस कर लें तो ये हमें पता चल जाएगा कि फाइनल रेजिस्टेंस में से इनिशियल रेजिस्टेंस तो कितना रेजिस्टेंस में इंक्रीज़ आया या रेजिस्टेंस में कितना चेंज आया। तो जो चेंज इन रेजिस्टेंस है या इंक्रीज इन रेजिस्टेंस है RT माइनस RO डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनिशियल रेजिस्टेंस RO के। फिर जितना टेम्परेचर आप बढ़ाते जाओगे, जो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस है या चेंज इन रेजिस्टेंस है वो उतना ज़्यादा हो जाएगा। तो जो चेंज इन रेजिस्टेंस है वो राइज इन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी हुआ। तो RT माइनस RO जो कि चेंज इन रेजिस्टेंस है is also directly proportional to the change in temperature, the T, rise in temperature T। अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे आप ये T कैपिटल लिखो या स्मॉल t लिखो, उसी के हिसाब से आपकी डेरिवेशन हो जाएगी। ये दोनों T हो सकते हैं। तो इन दोनों रिलेशनशिप्स को, ऊपर वाला रिलेशनशिप और नीचे दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनको कंबाइन करें तो जो कि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ROT दोनों एक ही पोजीशन पे होंगे यानी न्यूमरेटर में मौजूद होंगे। तो RT माइनस RO, द चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RO एज वेल एज T। तो ROT कंबाइन कर लिया। अब इसको हम इक्वालिटी में लाने के लिए एक कांस्टेंट जो है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे और वो कांस्टेंट जो है वो यहाँ पे अल्फ़ा यूज़ कर रहे हैं और इसी अल्फ़ा को स्टूडेंट्स नाम देते हैं हम टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का। तो
अल्फ़ा को यहाँ पे आप डिफाइन करना चाहें तो अल्फ़ा इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी विच इज़ नोन एज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस, और इसकी वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल और साथ टेम्परेचर। अभी हम अल्फ़ा को एक तरफ करेंगे, एक साइड पे इसको निकाल के रखेंगे और बाकी फैक्टर्स को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो आप देखोगे कि अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो नेचर ऑफ द मटेरियल और जो टेम्परेचर है इन दोनों के ऊपर डिपेंड करती है। तो अल्फ़ा को एक साइड पे करने के लिए दोबारा से वो रिलेशनशिप यहाँ पे हम स्टूडेंट्स लिख लेंगे जो ऊपर हमने ड्राइव किया, और यहाँ इसको मॉडिफाई करेंगे। पहले में आर ओ को हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं इक्वेशन में, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आर ओ माइनस में, दूसरी तरफ जाके आर ओ जो है वो प्लस में हो जाएगा, तो आर ओ दूसरी तरफ जाके ऐड हो गया, तो आर टी इज इक्वल टू अल्फ़ा आर ओ टी प्लस आर ओ। यहाँ से हम देख लें तो आर ओ जो है वो दोनों टर्म्स के अंदर मौजूद है, तो आर ओ को यहाँ से कॉमन निकाला जा सकता है, आर ओ को कॉमन निकाल लें। आर ओ को जब आप कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा अल्फ़ा टी प्लस वन। यहाँ वन कैसे आ गया, क्योंकि इस आर ओ को जब हम बाहर लेके गए हैं, कॉमन निकाला है, तो इसकी जगह अब हम क्या लिखेंगे, दूसरी तरफ तो आर ओ को ले गए तो पीछे अल्फ़ा टी बच गया, उसको लिख लिया। इस आर ओ को जब हमने बाहर निकाला कॉमन के तौर पे, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, इसकी जगह फिर हम वन लिखेंगे। तो ये छोटी मैथ है 7वीं 8वीं की, सीख रखा है आपने को कॉमन कैसे निकालते हैं। तो आर टी इक्वल्स टू आर ओ इंटू आप कह लो अल्फ़ा टी प्लस वन, ये एक और फार्मूला आ गया। इस फार्मूले में आपको अगर दे दिया जाए कि भाई इनिशियल उसकी 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर उसकी रेजिस्टेंस कितनी थी, फिर आपको बता दिया जाए कि टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फ़ा कितना है, और आपको बता दिया जाए कि नया टेम्परेचर क्या था, तो आप नए टेम्परेचर के ऊपर जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर की वो आप कैलकुलेट कर सकते हो बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑन राइट हैंड साइड। इस फार्मूले को स्टूडेंट्स थोड़ी और बेटर लुक देने के लिए आप ब्रैकेट के अंदर जो वन वाला पार्ट है उसको पहले लिख सकते हो। दो नंबर्स प्लस हो रहे हैं, 2 + 3 करो तो भी 5 होता है, 3 + 2 करो तो भी 5 है, तो जगह तब्दील करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वन को आप पहले लिख के भी ये फार्मूला आप लिख सकते हो, ये थोड़ी बेटर लुक आ जाएगी। अल्फ़ा को टेम्परेचर कोफिशिएंट को एक तरफ करना अब भी स्टूडेंट्स बाकी है, तो इसके लिए वही जो मेन हमने रिलेशनशिप निकाला था उसी मेन रिलेशनशिप को आर टी माइनस आर ओ इज इक्वल टू अल्फ़ा आर ओ टी, जो डायरेक्ट हमारे पास एक फार्मूला आया रिलेशनशिप्स को कंबाइन करने के बाद, ये प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में पुट करने के बाद उसी रिलेशनशिप को एक बार लिखे, उसमें से अल्फ़ा को एक तरफ करना इंतहाई आसान है, वगरना किसी भी स्टेप से आप अल्फ़ा को एक तरफ कर सकते हो। देखना यह है कि आसानी से अल्फ़ा को किस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। तो जो मेन फार्मूला था जहाँ एक जो प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में बदला, वहीं से हम अल्फ़ा को एक तरफ कर लेते हैं। ये जो आर ओ टी है इसको इक्वल के दूसरी तरफ ले जाकर डिवाइड कर दें, तो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू आर टी माइनस आर ओ डिवाइडेड बाई आर ओ टी। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक फाइनल डेरिवेशन आ गई जिसमें अल्फ़ा एक तरफ हमने कर लिया, इसको इक्वेशन आई कह देते हैं, इक्वेशन 1 कोई भी इसको इक्वेशन का नेम दे दो। अब अल्फ़ा को हम डिफाइन भी कर सकते हैं इसको इक्वेशन को देख के, ऊपर आर टी माइनस आर ओ है, आर टी माइनस आर ओ ये राइज या इंक्रीज इन रेजिस्टेंस है, और ये जो डिवाइडिंग लाइन है इसको पर हम बोल सकते हैं, और नीचे आर ओ ओरिजिनल रेजिस्टेंस और टी इज़ दी इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो अब आप कह सकते हो कि आर टी माइनस आर ओ इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर इनिशियल रेजिस्टेंस पर राइज इन डिग्री ऑफ द टेम्परेचर, या पर डिग्री ऑफ द टेम्परेचर आप बोल सकते हो। दोबारा से ऊपर न्यूमिनेटर को आप क्या बोलोगे, न्यूमिनेटर इज द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, और डिवाइडिंग लाइन को क्या बोलोगे पर, और नीचे दो फैक्टर्स हैं आर ओ इनिशियल रेजिस्टेंस और टी द राइज इन टेम्परेचर। तो आप कह सकते हो कि अल्फ़ा द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू राइज इन रेजिस्टेंस पर इनिशियल रेजिस्टेंस पर डिग्री ऑफ द टेम्परेचर, जो ऊपर हमने डिफाइन किया था मैथमेटिकल फॉर्म में भी आप देख सकते हो कि भाई डेफिनेशन बनती है। इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी अब हम कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर को, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी निकालें, तो स्टूडेंट्स जो इक्वेशन 1 है या इक्वेशन आई है उसमें आप आर की वैल्यूज पुट कर दो। आर हमने ऊपर इसी लेक्चर में सीखा कि आर इज इक्वल टू रॉ इंटू ए बाई एल, तो यहाँ पे सबस्क्रिप्ट नीचे आ जाएगा, जो नया टेम्परेचर है उसके लिए जो आर है आर टी कह दो, और वहाँ पे जो रेजिस्टिविटी है उसको रॉ टी कह दो, ए बाई एल तो साथ उसी तरह रहेगा।
इस तरह 0 डिग्री पे जो रेजिस्टेंस थी उसको RO बोल दो, R0 बोल दो, R0 बोल दो, और जो उसके ऊपर रेजिस्टिविटी है 0 डिग्री पे उसको ρO या ρ0 कह दो, और साथ A/L उसी तरह से रहेगा। तो ऊपर वाली इक्वेशन में ये वैल्यूज़ पुट कर दो, दोनों वैल्यूज़। तो जहाँ RT लिखा था वहाँ RT की वैल्यू पुट कर दी, जहाँ R0 या RO लिखा उसकी वैल्यू पुट कर दी। इस तरह नीचे भी जहाँ RO या R0 था उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी। साथ नीचे आप ऊपर इक्वेशन 1 में देखो ना, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे टेम्परेचर T मौजूद है, हमने तो R की वैल्यू पुट की है ना, तो ये T अपनी जगह पे रहेगा, तो ये T साथ अपनी जगह पे मौजूद है, और बाकी जो 3 R थे उनकी वैल्यूज़ पुट कर ली। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम मॉडिफाई करते हैं। ये जो डिवाइडिंग लाइन है, मेन डिवाइडिंग लाइन, इस डिवाइडिंग लाइन को हम मल्टीप्लिकेशन में बदल देते हैं। अगर इसको मल्टीप्लिकेशन में बदलना है तो नीचे वाली जो फ्रैक्शन है वो इन्वर्स हो जाएगी। तो ρ0 AT, ρ और T ये तीनों न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, और नीचे जो L डिनोमिनेटर में है ये न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो हमने इस इक्वेशन को मॉडिफाई कर लिया, और L ऊपर नीचे वाले फ्रैक्शन इन्वर्स कर ली। अब जब इन्वर्स कर ली तो अगले स्टेप में क्या कर सकते हैं, जो पिछला हिस्सा है उसमें से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। A/L और A/L इन दोनों टर्म्स में मौजूद है, तो A/L कॉमन निकाल लिया, तो पीछे ρT माइनस ρ0 ब्रैकेट में आ गए, A/L कॉमन आ गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स, L क्रॉस जो है वो L हो जाएगा, और इसी तरह A क्रॉस जो है वो A हो जाएगा। बाकी जो चीज़ें हैं बच गई हैं उनको लिख लो नीचे। ऊपर 1 बच गया, यानी कुछ ना हो तो 1 लिखेंगे, और नीचे ρ0 T रह गया तो उसको हम लिख लेंगे। अगले स्टेप में ये जो ρT माइनस ρ0 है या ρO है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख लो, तो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू ρT माइनस ρO या ρ0 डिवाइड बाई ρ0 इंटू T आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि ये जो अल्फ़ा की मैथमेटिकल फॉर्म निकली है इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी, ये वैसे ही है जैसे इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस थी, यानी जहाँ ρ है वहाँ पे R था, और तो कोई तब्दीली नहीं आई। अल्फ़ा लेफ्ट हैंड साइड पे अब भी मौजूद है, और राइट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर में T अब भी मौजूद है। जहाँ ρ लिखा है वहाँ अगर आप R लिख दोगे तो वह इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस है, और जहाँ इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस में R है वहाँ पे अगर आप ρ लिख दोगे तो ये इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी आ जाएगा। अगर आप ऐसा यूनिट की बात करें तो आप देखोगे कि ये तो चेंज इन रेजिस्टिविटी या चेंज इन रेजिस्टेंस है, तो इस सब का यूनिट जो है वो ओम मीटर, ये नीचे इसका भी यूनिट ओम मीटर ऊपर, ओम मीटर नीचे, कैंसिल, सिर्फ T बच जाएगा, और T बच गया तो T जो है वो ऐसा यूनिट में T का टेम्परेचर केल्विन है, तो हम इसको कह लेंगे कि जो पर केल्विन इसका यूनिट बनता है, किसका, यूनिट ऑफ द अल्फ़ा, यूनिट ऑफ द अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा इज़ द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। दोनों सूरतों में जो ऐसा यूनिट है वो पर केल्विन ही निकलेगा। क्यों, अगर आप ऊपर रेजिस्टेंस R लिखते हो तो माइनस है ना, तो इन दोनों का माइनस का रिजल्ट निकलोगे तो ओम, एक इन माइनस करके, यानी ये जो दो रेजिस्टिविटी हैं, दो रेजिस्टिविटी का जब आंसर निकालोगे तो ओम मीटर में आएगा, नीचे भी एक ओम मीटर है, ओम मीटर से कैंसिल हो जाएगा। अगर ऊपर रेजिस्टेंस हो, दो रेजिस्टेंस हो और उनका डिफरेंस निकालें तो वो भी रेजिस्टेंस निकलेगा, एक ऊपर रेजिस्टेंस एक नीचे रेजिस्टेंस, एक ऊपर ओम एक नीचे ओम, तो ओम से कैंसिल, फिर भी आपके पास T बच जाएगा, और T का ऐसा यूनिट जो है वो केल्विन है। तो रेजिस्टेंस हो या रेजिस्टिविटी हो, अल्फ़ा का यूनिट जो है वो पर केल्विन रहेगा। अब डिफरेंट मटेरियल्स के लिए अगर आप बात करें तो डिफरेंट मटेरियल्स में जो कंडक्टर्स हैं स्टूडेंट्स, कंडक्टर्स के लिए जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज़ होती है, टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे कंडक्टर की रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी, और हम कहते हैं कि जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है। अगर सेमीकंडक्टर्स की लिए बात की जाए तो सेमीकंडक्टर्स के लिए जो कोफिशिएंट है अल्फ़ा वो नेगेटिव होता है, क्योंकि इस सूरत में जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो रेजिस्टिविटी है या जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर बढ़ने से कम हो जाती है। सेमीकंडक्टर्स के केस में, इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में, सुपर कंडक्टर्स के केस में जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस कम होती है, इसलिए अल्फ़ा जो है वो माइनस में आता है। लेकिन जो कंडक्टर्स हैं उनके लिए जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं
तो टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ती है, उनके लिए अल्फ़ा पॉजिटिव आता है। बीच में 2-3 जगह मैंने सुपर कंडक्टर की टर्म यूज़ की। सुपर कंडक्टर्स स्टूडेंट्स ऐसे कंडक्टर्स को कहते हैं जिनकी वैल्यू जो है वो रेजिस्टेंस की अल्टीमेटली ज़ीरो हो जाए। आपने देखा कि कंडक्टर्स के लिए जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगी। तो कुछ कंडक्टर्स ऐसे हैं जिनका टेम्परेचर कम करते जाएं तो रेजिस्टेंस कम होनी चाहिए, रेजिस्टेंस कम होती जाती है। और इस केस में एक ऐसा टेम्परेचर आना चाहिए जिसमें रेजिस्टेंस कम होती होती बिल्कुल ज़ीरो हो जाए। तो ऐसे कंडक्टर्स जिनका के टेम्परेचर कम करते जाएं तो एक लो टेम्परेचर मिलता है जिस पे के रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाए, ऐसे कंडक्टर्स को सुपर कंडक्टर्स कहते हैं। जनरल बात करो तो कंडक्टर्स के लिए अल्फ़ा पॉजिटिव, सेमी कंडक्टर्स के लिए अल्फ़ा नेगेटिव। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर और इसका कंटेंट आपको समझ आया होगा। कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन पूछना है, वीडियो को लाइक करना है, फेलोज के साथ शेयर करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।